नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें पता करी थी। ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ओम्स लॉ लागू करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था वो लो टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पक्की बात है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए सराउंडिंग का, ठीक है ना, मटेरियल्स का, तभी वो लागू होता है। फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था 1 ओम क्या होता है, ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस नाम की टर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, उसकी यूनिट ओम होती है, इसके बारे में हमने बात करी थी। फिर 1 ओम की डेफिनेशन करने के बाद हमने आपको बताया था कि जो आर होता है यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो आज मैं आपको चलो एक और थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा आपको अच्छा लगे वो वाला तरीका, मैं एक तरीका और बताता हूँ आपसे कि सर V के चेंज होने से I कैसे आपके पास आता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है ना। थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज, थोड़ा सा आसान हो जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में अपन आज देखते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लो आपके पास पानी की 2 टंकियाँ हैं। ठीक है, पानी की ऐसे 2 टंकियाँ हैं आपके पास, ये सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल पे हैं यानी कि इनकी जो हाइट है ना ज़मीन से वो सेम है, मान लो सेम लेवल पे हैं। और मान लो इन दोनों टंकियों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसके अंदर मैंने कुछ पानी डाला टंकियों में, तो आप सबको पता है इसमें जो पानी रहेगा वो सेम लेवल पे रहेगा। कैसे रहेगा, सेम लेवल पे। अच्छा, ऐसे रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी आ गया, अब ठीक है ना, अब मुझे एक बात बताना, अब इसमें यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे कोई पानी फ्लो करेगा? पानी फ्लो करेगा या नहीं करेगा? मुझे सिंपल सी बात बताओ। ये सेम लेवल पे 2 टंकियाँ रखी हैं, ऐसे ये इंटरकनेक्ट है एक पाइप से। यहाँ पे मैंने पानी डाला, यहाँ पे पानी आ गया, उसके बाद ये पानी इधर से इधर या इधर से इधर फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सेम लेवल पे है, नहीं करेगा ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, पहली कंडीशन पक्की बात है। अच्छा, मान लो सेम कंडीशन है, अब यहाँ पे मैं डाल दूँ चार्ज, है ना, क्या डालूँ, खूब सारे चार्ज डाल दूँ तो सेम लेवल पे चार्ज आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा क्या? अरे जैसे टंकियों में पानी ही फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि ये सेम लेवल पे है, इसीलिए तो नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर वैसे ही अगर मैं चार्ज डाल दूं पानी की जगह, अब पानी की जगह मान लो ये चार्ज है, क्या है, चार्ज, तो चार्ज इस टंकी से इस टंकी में या इस टंकी से इस टंकी में फ्लो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टंकियों का जो लेवल है वो क्या है, सेम। क्या है, सेम। बात समझ में आती है क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं करेंगे। दूसरी बात देखो, मान लो एक टंकी आपकी यहाँ पे है और एक टंकी यहाँ पे है, दोनों को मैंने इंटरली कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे जो भी पानी या चार्ज में डाल लूँ, जहाँ पे जो भी पानी डालूंगा, पहले पानी के लिए देखते हैं, वाटर के लिए देखते हैं, जो भी लिक्विड वगैरह मैं डालूंगा यहाँ पे, पानी वगैरह, वो सारा का सारा पानी यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है सर, हाइट पे है ये टंकी, है ना, ये वाली नीचे है, इसलिए सारा का सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्की बात है क्या? हाँ सर, आ जाएगा। ये तो हमें भी पता है। घर पे जब हम टंकियाँ बनाते हैं तो कहाँ पे बनाते हैं? ज़्यादातर छत पे ही तो बनाते हैं। छत पे ऊपर की तरफ क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि चलो सर, मोटर से नीचे से ऊपर अगर आप पानी चढ़ाना होता है ना टंकी में, तब तो हम मोटर से चढ़ा देते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है, मतलब आपके क्या नाम है, बाथरूम हो गए, क्या नाम है, आपके किचन हो गया, है ना, आपके पास जो सिंक हो गया, ये या यहाँ पे जब पानी आता है तो क्या वो भी मोटर से आता है क्या? नहीं, वो डायरेक्टली आ जाता है। क्यों? प्रेशर जितना ज़्यादा हाइट पे रहेगा आपके पास पानी, उतना प्रेशर से आपके पास आसानी से आ जाएगा। यस और नो? पक्की बात है। हाँ सर, बिल्कुल सर, ये तो हमने देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ही होता है। ठीक है ना, तो सर पानी, अगर यहाँ पे आप पानी गिरोगे टंकी में तो सारा का सारा पानी नीचे की वाली टंकी में आ जाएगा, क्योंकि इससे ऐसे कनेक्ट है। पक्की बात है। और वही सेम बात थी, अगर ये 2 टंकियाँ सेम लेवल पे होती तो सारा का सारा पानी आ जाता क्या? सारा का सारा पानी आ जाता क्या? सॉरी, फ्लो करता ही है, फ्लो करता है ये पानी, इधर से उधर, उधर से इधर फ्लो करता है क्या? नहीं करता ना, नहीं करता ना, बिल्कुल। अब इन दोनों कंडीशंस को आप चार्ज से कंपेयर करके देखो। चार्ज डालो तो फ्लो नहीं करेगा इधर से उधर, यहाँ पे चार्ज डालो सारा का सारा नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा?
यस और नो, यानी कि सारा का सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ पे चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे तो सर चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। चार्ज फ्लो नहीं होता तो इलेक्ट्रिक करंट कितना, जीरो, कितना, जीरो। और जब चार्ज फ्लो होता है तो डज नॉट जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी करंट कितना है, जीरो, कितना है, जीरो, पक्की बात है। और यहाँ पे करंट जीरो नहीं है, ठीक है ना। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ सर, तुम्हें भी तो पता है भाई, ये जो हाइट ये तो ग्राउंड पे है और ये एक पर्टिकुलर हाइट पे है या नहीं है। तो ये हाइट के डिफरेंस के कारण हुआ ना, हाइट के डिफरेंस के कारण हुआ या नहीं हुआ। अरे मान लो ये आपकी ज़मीन है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, मान लो ये आपके पास h1 ऊंचाई पे है और ये वाली कितनी ऊंचाई पे, h2। तो इन दोनों टंकियों के बीच का कितना डिफरेंस हो गया, h2 माइनस h1 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि सर इन दोनों टंकियों की हाइट में डिफरेंस है, इस वजह से ये पानी इधर से इधर चला गया। यहाँ पे मान लो ये अर्थ है का एक आपके पास ये सरफेस है, ये हाइट है h, इसकी भी हाइट कितनी है h। तो हाइट का डिफरेंस कितना हो गया टंकियों का, सर जीरो, क्योंकि h माइनस h जीरो, यस और नो। यहाँ पे टंकियों की जो हाइट है वो सेम है, यहाँ पे टंकियों की हाइट अलग अलग है। तो सर हाइट अलग अलग होने पे पानी फ्लो करता है, अरे बिल्कुल करता है, घर में देख लो आपके पास यूज होता है। यहाँ पे मैं आपको कॉमन सेंस का एग्जांपल है ये, तो यस और नो, पक्की बात है। और यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इस हाइट के डिफरेंस को, ठीक है सर हमें तो वी और आई के बारे में पढ़ रहे थे, ये कहाँ पे आ गए, अरे ये भी वैसी ही चीज है, सुनना। पोटेंशियल, अब हाइट के डिफरेंस को आप मानो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मानो, पोटेंशियल डिफरेंस। पानी की जगह मान लो चार्ज, क्या मान लो, चार्ज। और फ्लो ऑफ वाटर की जगह मान लो फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाइट का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, जीरो, तो करंट भी कितना, जीरो। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब करंट भी जीरो, पता है हमें। यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है क्या, हाइट का डिफरेंस बताया ना मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर मानना है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है क्या, नहीं सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो नहीं है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से जो भी चार्ज यहाँ पे है सारा का सारा फ्लो के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाली टंकी में आ जाएगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा ना यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज के कारण क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आएगा, यस इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो। ये ऐसी यही बात मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको बैटरी बताई थी या सेल के बारे में बताया था कि जो बड़ा वाला जो डंडा होता है ये प्लस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली हायर पोटेंशियल, और छोटा वाला लोअर पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल कहते हैं सेम, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब सर बैटरी या सेल सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, बिल्कुल। सर्किट में बैटरी या सेल जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या आपके फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, करंट। बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। यानी कि आप वाटर का ये टंकियों वाला एग्जांपल लेके इस चीज को अपने थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं आसानी से कि पोटेंशियल की जो बैटरी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है सर्किट के अंदर। अरे भाई सोचो आप, एक वॉच है, सब पहनते हैं नॉर्मली, है ना, क्लॉक हो गई आपके पास, घड़ी हो गई घर में, या कुछ टॉर्च ले लो, टॉर्च के अंदर जैसे ही हम बैटरी लगा देते हैं और जलाते तो जल जाती है, यस और नो। तो उस बैटरी ने, सेल ने अंदर जाके ऐसा क्या किया, उस सेल ने अंदर जाके जब आपने लगाया तो उस सर्किट के अंदर क्या क्रिएट कर दिया, यस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हुए और जिसकी वजह से आपके पास करंट का फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना ऑक्योर हुआ, जनरेट हुआ, यस और नो। यानी कि सर सेल, बैटरी वगैरह वगैरह सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ऐसा विजुअलाइजेशन आप एक कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर हो सकती हैं थोड़ी बहुत। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ओम्स लॉ से ही आपके पास वी और आई कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं कि सर वी चेंज होता है तो आई चेंज होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ये चीज़ एग्जाम्पल बताया। समझ में आ गई सबके बात अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं,
ठीक है। ओम्स लॉ के ऊपर V इक्वल्स टू I इंटू आर जो आपका पोर्शन था न्यूमेरिकल, वो फॉर्मूला था, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं। ओके, तो देखें, मान लो सबसे पहली बात तो देखो, न्यूमेरिकल तो सिंपल हैं, कुछ इतने हार्ड है नहीं अभी तो। ठीक है, तो जस्ट लाइक V इक्वल्स टू I इंटू आर आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, गेट इट माई पॉइंट अच्छे से? ठीक है सर, पता है हमें। इसमें से 3 अननोन क्वांटिटी है, V, I और R, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका यहीं पे नहीं, कोई भी फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आपको सबसे पहले वहां पे ये पता होना चाहिए कि ये इन क्वांटिटी का नाम क्या है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, यस और नो, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब मैं मान लो कह दूं आपसे ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिंबल बता दिए थे कि है ना, कि सर्किट के अंदर बैटरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, रेजिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया था कि नहीं बताया था। एमीटर क्या काम है, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अननोन सा लग रहा है कि सर हमें ये नहीं बताया, तो आप अब मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। मान लो ऐसे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने बता रखा है ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक मैंने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। क्या कनेक्ट कर रखी है? बिल्कुल बैटरी। ठीक है, मैं आपसे कह दूं ये जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है 10 ओम। कितना है? 10 ओम। और मैं आपसे कह दूं 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। 20 वोल्ट क्या है? यस, पोटेंशियल डिफरेंस है। और मैं कह दूं इस सर्किट के अंदर, यानी कि इस आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। बता सकते हो आप? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? मैं हमेशा कहता हूं सर, पहले सवाल के अंदर गिवन अगर आप लिखना सीख गए ना, तो आपका मोर देन 50% सवाल वहीं पे सोल्व हो जाता है। क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता लगता कि सवाल के अंदर गिवन क्या है। अगर गिवन का पता लग गया ना, तो आधे से ज़्यादा सवाल वहीं पे सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं गिवन क्या क्या है। सुनो सर, पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। बिल्कुल सर, गिवन है। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपके पास? 10 ओम। बिल्कुल सर। फॉर्मूला देखो, V इक्वल्स टू I इंटू आर। क्या पता करना है आपको? क्या पता करना है बताओ? I। क्या पता करना है? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक करंट पता करना है। तो देखो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V अपॉन में R। यहाँ पे क्या रख देंगे? V की वैल्यू मेरे को पता ही है आपके पास कितनी है, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट रख दिया यहाँ से और 10 ओम रख दिया यहाँ से। तो 10 टू जा 20, तो I की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 एम्पियर। क्या आ गई? 2 एम्पियर। यानी कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो आपके पास करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। कितना होगा? एग्जैक्टली 2 एम्पियर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब ये तो देखो, कोई 3 अननोन है, कोई सी भी 2 अननोन क्वांटिटी हमें पता हो तो हम तीसरी अपने आप पता कर सकते हैं। कितने भी न्यूमेरिकल बना लो, अथाह है ना, बहुत सारे। अथाह का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, ये एक संस्कृत का वर्ड है ना। चले आगे अच्छे से। ठीक है, और करते हैं। मान लो, है ना, मान लो मैं आपसे कहूं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट, और उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है 10 एम्पियर। कितना है? 10 एम्पियर। तो आप पता करो उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू है। यस और नो? पक्की बात है। क्या बोला? मैं वापस रिपीट करता हूं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, और उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 10 एम्पियर। तो उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और सवाल सोल्व करो। ठीक है, कर लिया? तो करते हैं, देखते हैं। आप सबको पता है V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, और R की वैल्यू हमें पता करनी है, वो होती है V अपॉन में I। क्या होती है? बिल्कुल सर, V अपॉन में I होती है, हमें फॉर्मूले से पता है। तो R इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 50 वोल्ट। बिल्कुल सर। और आपके पास I की वैल्यू कितनी हो गई? 10 एम्पियर। कितनी हो गई? 10 एम्पियर। ठीक है ना, V अपॉन में I बनेगा ना।
हाँ बिल्कुल बनेगा, V अपॉन में I ही बनेगा। तो V अपॉन में I कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। कितनी आ गई 5 ओम। बात समझ में आ गई अच्छे से। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो हम ही कर लेंगे। कर लोगे ना, पक्की बात है, ठीक है। एक फटाफट एक और कर दो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है ऐसा, ठीक है, इसमें आपके पास मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, यहाँ पे आपके पास मान लो, अब की बार में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता मान लो, ठीक है। इसमें मैंने करंट दे दिया आपको 2 एम्पियर और ये दे दिया 10 ओम, ठीक है ना। तो बताओ मुझे कि यहाँ पे जो बैटरी है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। बताओ, वो वीडियो को पॉज करो, सवाल सोल्व करो। कर लिया, ठीक है, करते हैं। आप सबको पता है V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। V इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है सर 2 एम्पियर है, R की वैल्यू कितनी है सर 10 ओम है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई सर 20 वोल्ट। बिल्कुल सर, यानी कि ये बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे चले, ओके आगे चलते हैं। अब एक सेकंड टाइप के और न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना, जिसमें V और I का जो ग्राफ होता है ना, उससे रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जाते हैं, है ना। अच्छे सवाल बनते हैं उसके। ये तो काफ़ी सिंपल था, वो भी सिंपल ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। देखते हैं, आप इस बात को देखें, ग्राफ बिटवीन V एंड I, है ना। ग्राफ के बारे में अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है, पक्की बात है। चलो देखते हैं। मान लो ये y एक्सिस जो है वो ग्राफ की, वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वाली जो आपके पास ग्राफ है, ये जो I एक्सिस है वो आपके पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास जो x एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। आप सबको पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यस और नो। अगर ऐसी बात है तो जितना V बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। याद रखें, जब कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी चीज़ के, और उसकी पावर 1 होती है, तो हमेशा ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि ओमिक कंडक्टर के लिए V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ध्यान रहे, V और I ऐसे भी आ सकता है पेपर में, और हो सकता है I को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करे और V को x एक्सिस पे करे, तब भी ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर द ओमिक कंडक्टर्स आर स्ट्रेट लाइन। क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है सर। एक बात समझ में आ गई कि ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था। चलो बताओ। हाँ, ऐसे कंडक्टर्स या ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि उसका पालन करते हैं, उन्हें हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और सर ओमिक कंडक्टर्स के लिए V और I के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके समझ में आ चुकी है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पे बात करता हूँ, ठीक है। ओके सर, ठीक है। पहले मैं आपको डायरेक्ट करने का एक तरीका बताता हूं। कैसे सर, सुने। मान लो ये एंगल आपको पता है थीटा है। कितना है, थीटा है। कोई दिक्कत है किसी को, कैसी भी, अच्छे से, ठीक है सर, पता चल गया हमें ये थीटा है, ठीक है। मान लो यहां पे ये जो V की वैल्यू है, यहां पे ये जो V की वैल्यू है, मैं मान लूं, चलो कितनी मानूं 20 वोल्ट मान लूँ। चलो कितनी मान लूँ, 20 वोल्ट, ठीक है सर। इसके रिस्पेक्ट में I की वैल्यू मान लूँ 5 एम्पियर,
कितनी मान लूँ 5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे तो आई आएगा ना इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इस पॉइंट में मान लिया 20 वोल्ट, करंट मान लिया 5 एम्पियर, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अगर मैं ये सवाल दे देता कि सर कि चलो भाई सवाल करो V बराबर 20 वोल्ट है और I इक्वल्स टू आपके पास 5 एम्पियर है, करो बताओ रेजिस्टेंस बताओ, क्या बताओ रेजिस्टेंस आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ यही तो कहता है। और मैं आपसे कह दूं कि R बताओ तो आप सबको बताया कि सर V है और I है और R निकाल लो, कैसे निकालोगे बताओ? सर देखो R इक्वल्स टू V अपॉन में I आ जाएगा सर, और V की वैल्यू हमें दे रखी है 20 वोल्ट, I की वैल्यू में दे रखी है कितनी 5 एम्पियर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 ओम। कितना आ जाएगा 4 ओम। ये बात मैंने सही करी क्या? ये सवाल मैंने सही किया है क्या? किया है ना अच्छे से? ये सिंपल सा सवाल था जो अभी मैं इससे पहले सवाल करवा रहा था ग्राफ से पहले, वैसा ही तो सवाल था। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 20 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 4 ओम। यस और नो? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा सवाल था। इसमें क्या कर दिया सर आपने, इसमें क्या कर दिया वो सुने। अगर आप बात ध्यान से सुने, सॉरी देखें सुने, दोनों चीज करें। यहाँ पे ये वाली जो एक्सिस वाई ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही? अगर मैं ये मान लो इसको नाम दे दूं ओ ए बी ट्राइंगल, इसमें ओ ए बी ट्राइंगल आपको पता है ये कैसा ट्राइंगल है आपके पास, ये वाला, ये कैसा ओ ए बी ट्राइंगल आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक कैसा ट्राइंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। पक्की बात है क्या? अच्छे से है क्या? ठीक है सर। यहां पे देखो जो ए बी है, मैं अभी टेन थीटा निकालता हूं। क्या निकालता हूं? टेन थीटा मान लो। टेन थीटा सबको पता है, मैथ्स सबने पढ़ रखी है, निकालते हैं। इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल मान लो मैं लिख दूं यहां पे, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर मैं टेन थीटा की बात कर रहा हूं। अगर आपने मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, ठीक है सर पढ़ी है सबने, उससे बात करता हूं। मान लो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूं मैं इस ग्राफ से, क्या आ रही? सबसे पहले बताओ टेन थीटा क्या होता है? यस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बिल्कुल, कोई दिक्कत? कैसी हुई? पता है सबको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है? बिल्कुल सर होता है। तो ये टेन थीटा ओ ए बी के अंदर बताओ परपेंडिकुलर कौन है, जल्दी बताओ। यस ए बी। क्या है? ए बी तो हो गया परपेंडिकुलर। अपॉन में बेस क्या है? बेस ये सर 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर। अरे सर ये रहा ना बेस, ये रहा ओ बी। क्या है? ओ बी। बिल्कुल सर बेस है, ओ बी है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हमारे बात समझ में आ गई। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूं, फिर बात करते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। आगे देखते हैं। तो देखो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ओ बी। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी 20 तो ही है। अरे वाई एक्सिस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? ये 20, तो ये 20, ये रेक्टेंगल है ना पूरा एक, ये 20 और ये 20 है ना ये। ठीक, बिल्कुल सर 20 है ये, बिल्कुल। अपॉन ओ बी यानी कि बेस, ओ बी ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर है या नहीं? अरे इलेक्ट्रिक करंट है ना ये, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, एक्स एक्सिस पे हम चलते आ रहे हैं, आई जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 एम्पियर। तो ओबी की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। बिल्कुल सर, काटो दिखा क्या आ जाता है? टेन थीटा इक्वल्स टू 4 एम्पियर। सर ये क्या हो गया? ये वही आंसर है क्या जो अभी अपन ने इससे पहले निकाला था? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था आपसे, सिंपल सी बात। अभी मैं इससे पहले अगर मैं बताऊं, इससे पहले मैंने क्या किया था? V बराबर 20 वोल्ट था और सर आपने बताया था I बराबर 5 एम्पियर था, तो हमने R डायरेक्ट निकाल दिया था 20 अपॉन में 5 ऐसे करके। ओम सॉरी, एम्पियर नहीं, सॉरी माय फॉल्ट। R आ गया था हमारा 4 ओम। कितना आ गया था? 4 ओम। आ गया था कि नहीं आ गया था? आ गया था कि नहीं आ गया था? बिल्कुल सर आ गया था। यहाँ पे भी सर 4 ओम आ रहा है और टेन थीटा इक्वल्स टू आ रहा है। ये कितने बराबर आ रहा है? यस, टेन थीटा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब हाँ, अब जो तुम समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो यही बात है। सुने, अगर आपके पास V और I के बीच में ग्राफ हो, क्या हो? V और I के बीच में यस ग्राफ हो, तो उसमें V और I के बीच में अगर ग्राफ हो तो आपका जो ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन है या नहीं है,
उसका जो स्लोप होता है, स्लोप अभी वर्ड छोड़ दो आप, उसका जो टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर V और I के बीच में ग्राफ गिवन है, अगर V और I के बीच में ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ का अगर आप टेन थीटा निकालते हो, क्या निकालते हो, टेन थीटा, तो उस ग्राफ का जो टेन थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। हालांकि इस बात की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, वो छोटी सी बात है, वो आपको याद रखनी है, लेकिन स्टार्टिंग है तो मैं आपको एग्जैक्टली वो बता दूं ये होता क्या है, ठीक है ना। और इस टेन थीटा का एक नाम है, और ये नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर सवाल आया तो यही टर्म आपके पास वहां पे लिखी हुई होगी, यूज होती है, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। यस और नो, टेन थीटा को कहा जाता है किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर उसका जो टेन थीटा है वो उसका कहलाता है क्या, स्लोप। क्या कहलाता है, स्लोप। यस, इसका मतलब सर मुझे ये बोलना है, दोबारा सुनना स्टेटमेंट, V और I ग्राफ का जो स्लोप है, यानी कि जो टेन थीटा है, VI ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। रिप्रेजेंट करता है किसको, रेजिस्टेंस को। दोबारा मैं बोल देता हूं, V और I का ग्राफ जो होता है आपके पास, उसका जो स्लोप होता है ना, या शॉर्टकट में बोलते हैं VI ग्राफ, VI ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई क्या, अच्छे से, क्या बात समझ में आ गई अच्छे से, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। VI ग्राफ का स्लोप यानी कि टेन थीटा, मैंने टेन थीटा को स्लोप नाम दिया है, ठीक है ना। आगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा 11th-12th में, है ना, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पास रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, यस, रेजिस्टेंस को, ठीक है, अच्छे से, बिल्कुल। चलें आगे, ठीक है। अब मेरे को ट्रिक्स बतानी है, कुछ बातें बतानी है इसके सवाल के लिए, इतना ज़्यादा वो घबराने वाली बात नहीं है ना। मान लो एक तो मैं सीधी सी बात मैं पूछ ही लूँ, मान लो आपसे, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, चलो फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन मत लो, उसके बारे में भी बातें करेंगे, है ना। पहले मैं यहाँ पे बातें कर लूँ कुछ, और जैसे कि मैं आपसे मान लो बताने लग जाऊँ कि ये ग्राफ है आपके पास V और I, और मैं कह दूं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है 50 वोल्ट, और करंट की जो वैल्यू है वो मैं मान लो कह दूं 10 एम्पियर, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो और अभी करो जैसा मैंने कहा था। हो गया, करते हैं। आप सबको पता है V = IR, फॉर्मूले से छोड़ो, हमें ग्राफ से करना है ना, ग्राफ से करना है, ग्राफ से करते हैं। फॉर्मूले से तो आपको पता ही, हमने कर भी चुके। ये थीटा, इस वाले ग्राफ में देखो OAB, देख लो, इसकी वैल्यू कितनी है 50, इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो आप सबको पता है tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर है कितना 50, बेस कितना है 10, कितना आ गया tan थीटा बराबर 5 ओम, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 5 ओम आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कैसी भी, ठीक है। एक लेवल और बढ़े, थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मान लो ये V ग्राफ है और ये I ग्राफ है, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ दे दिया और मैं कह दूँ ये 30 डिग्री है, और मैं कुछ भी ना दूँ, और मैं पूछूँ आपसे, बताओ यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, बता सकते हो? पॉज करके वीडियो को बत करो एक बार। हो गया, सिंपल। मैंने कहा VI ग्राफ का स्लोप, स्लोप यानी कि tan थीटा कितना है, I एक्सिस के साथ एंगल 30, तो tan 30, यही तो होता है स्लोप। बिल्कुल सर, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ बताओ मैथ्स वाले। यस, 1/√3 ओम। ये आपके पास क्या जाएगा, रेजिस्टेंस। आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन एक बात अभी बाकी है, एक बात ध्यान रहे, है ना। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल करते वक्त क्या बात याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो एक बार फटाफट
तुम सबकी आत्मा की शांति के लिए और मेरी आत्मा की शांति के लिए, है ना, एक सवाल और कर दो, है ना, जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊँ कि हाँ आपको ये सवाल आ गए। ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास V और I, ये आपके पास एक ग्राफ दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया। बताओ आपके पास रेजिस्टेंस कितना है इस यहाँ पे? हाँ, कितना सुनाई दे रहा है मुझे यहाँ तक? 1060 यानी कि √3 ओम। यस और नो? ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? अरे 1060 मुझे पता है सर, VI का आपने बताया अभी अभी, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी कि जो tan थीटा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हो गया यहाँ तक अच्छे से? ठीक है। तो सर आपने कुछ ध्यान रखने के लिए कहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है वो, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक बात देखी क्या सर? क्या है ना, पहले मैं ध्यान रखने लायक बात बताता हूँ, सुनने। याद रहे, एंगल हमेशा VI ग्राफ के अंदर I एक्सिस के साथ देखें। किसके साथ देखें? I वाली एक्सिस के साथ, यानी इलेक्ट्रिक करंट वाली एक्सिस के साथ। मान लो कल को ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया, तब बताओ रेजिस्टेंस कितना है? √3 या 1/√3? आपको पता है ये 60 है तो ये कितना आ गया? 30। तो tan 30 आपका क्या होगा? tan 30 क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस, ना कि tan 60। ये याद रहे, ग्राफ का जो एंगल जो देखना है आपको वो किसके साथ देखना है? I के साथ। किसके साथ देखना है? यस, I के साथ। पक्की बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, एक बात समझ में आ गई। हाँ, क्योंकि कई बार पता है क्या करता है वो सवाल में? वो ऐसे करता है कि ये तो है I और ये है V, ठीक है, और वो दे देगा ऐसे। करो सवाल। आप तो रट के गए हो सर, tan 30 बराबर 1/√3 ओम आंसर। अरे नहीं, याद रहे वो I इस वाली एक्सिस पे भी दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे हमेशा, जो आपको एंगल देखना है वो हमेशा किसके साथ देखना है? I वाली एक्सिस के साथ। यहाँ पे आंसर tan 30 नहीं, tan 60 है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, आपने बता दिया, याद रहेगी हमारे ये बात कि हमें जो VI ग्राफ में जो ग्राफ का जो एंगल देखना है वो किसके साथ देखना है? हमेशा I वाली एक्सिस के साथ। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सर, ये बात आपने हमें बता दी, वरना हम तो गलत कर देते, है ना। सही बात है, आगे चले। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात आपने नोटिस किया होगा अभी तक सवालों में, और नहीं किया तो अब नोटिस कर लोगे, है ना। क्या सर बताएं? बिल्कुल अभी बताता हूं। मान लो VI ग्राफ है ये, एक ये वाला मटेरियल है, एक ये वाला मटेरियल। मान लो ये A है और ये B है। मान लो ये इसके I वाली एक्सिस के साथ 30 बनाता है और ये वाला बनाता है 60। तो दोनों मटेरियल का रेजिस्टेंस बता सकते हो? बिल्कुल सर, 1 मिनट में। कैसे सर? A वाले का तो सर, क्योंकि A वाला 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका तो रेजिस्टेंस आ जाएगा tan 30, यानी कि अपने पास 1/√3 ओम। बिल्कुल सर B वाला मटेरियल 60 डिग्री बना रहा है I वाली एक्सिस के साथ, तो इसका हो जाएगा tan 60 यानी कि √3 ओम। बिल्कुल समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। अब मुझे एक बार बताओ, रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका? A का या B का? A का रेजिस्टेंस ज्यादा है या B का रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर A का तो है 1/√3, B का है आपके पास √3। √3 ज्यादा या 1/√3 ज्यादा? यस, √3 ज्यादा है ना। इसका मतलब इस वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। यस और नो? यहां पे बात देखो, क्यों है B का ज्यादा? क्योंकि B का जो एंगल है ना I वाली एक्सिस के साथ, वो क्या है? ज्यादा, और A वाले का एंगल क्या है? कम। अच्छा सर, ये बात है। मतलब जो मटेरियल I वाली एक्सिस के साथ जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था अल्टीमेटली। तो बात समझे आप? जो मटेरियल या जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो I वाली एक्सिस के साथ जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। अब इससे क्या है, जनरली एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, काफी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। वो आपको कुछ वैल्यू नहीं देगा, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा किस मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है। मान लो मैं ये ग्राफ दे दूं आपसे,
ये वी आई ग्राफ दे दूं, लो मैं आपको कह दूं 1 2 3, बोल दे R1 R2 R3, बताओ किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? R1 R2 R3, किसका है बताओ बताओ? R1, बिल्कुल सही। किसका है? R1। क्यों है सर? अरे भाई सबसे ज्यादा एंगल ही कौन बना रहा है? R1। सेकंड नंबर पे R2, थर्ड नंबर पे R3। सबसे छोटा एंगल बना रहा है R3, और मान लो पूरे सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? R3। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R1। बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊं, किस में? डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा, उसके बाद मीडियम, और उसके बाद सबसे कम। पक्की बात। उल्टा कर दूं मैं, जो मैं आपको बता रहा था, I यहां पे कर दूं और V यहां पे कर दूं। अब बताओ किसका है? यस, R3 का। अरे सर क्यों? अरे मैंने कहा था I वाली एक्सिस के साथ एंगल देखना है सबसे ज्यादा, है ना? तो I वाली एक्सिस के साथ सबसे ज्यादा तो R3 बना रहा है ना? यस और नो? तो इस कंडीशन के अंदर R3 का सबसे ज्यादा, R2 का उसके बाद, और सबसे कम R1 का। हाँ सर बिल्कुल, I वाली एक्सिस के साथ एंगल देखना है हमें। किसके साथ देखना है? बिल्कुल I वाली एक्सिस के साथ एंगल देखना है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं। क्या क्या बातें बताई हैं मैं एक बार लिख दूं, है ना? आपके भी एक बार रिमाइंड हो जाएं। सबसे पहली बात, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? पक्की बात है। अच्छे से मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, है ना? आप चाहे तो इसको बना सकते हैं I। ठीक है, ये हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है ना? और यहां पे आप लिख लो tan थीटा इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, यानी कि R, इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, पक्की बात है, बना सकते हो। दूसरी बात आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आपके पास ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन फॉर ओमिक कंडक्टर। सबके लिए थोड़ी ना, हाँ, केवल और केवल ओमिक कंडक्टर्स के लिए, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए। ठीक है ना? पक्की बात है अच्छे से? ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रहें, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है। इसके आपसे बाद ग्राफ बिटवीन V एंड I के भी आपके पास आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बुक्स में जो सवाल है वो करें। ठीक है, पक्की बात है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।